ओके सर, तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो हमें स्टार्ट करना है बेटा रिफ्लेक्शन का टॉपिक, मतलब हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, और रिफ्लेक्शन के अंदर भी बेटा हमें स्फेरिकल मिरर्स को देखना है, राइट एवरीवन? आ रही है मेरी बात समझ में? हमें आज कंसीडर करना है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का एक बेसिक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्फेरिकल मिरर्स में मैं आपको ऑलरेडी इनकी टर्मिनोलॉजी, इन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं आपको। तो सर मैंने आपको पढ़ाया है अबाउट कॉनकेव मिरर, राइट एवरीवन? अबाउट कॉनकेव मिरर, और मैंने सर साथ में डिस्कस करा था आपके साथ अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। एम आई लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ठीक है सर। तो हमने कॉनकेव मिरर भी कवर कर लिया था, कॉन्वेक्स मिरर भी कवर कर लिया था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो पॉलिश सरफेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर, इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड इनवर्ड। कैसा होता है? कर्व्ड इनवर्ड। किनका? इनका। इनका कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है बेटा? कर्व्ड इनवर्ड। गॉट इट? आ गई सबको मेरी बात समझ में? क्या समझा है मैंने आपको? लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उनका अगर मैं आपको बात बताऊं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, तो इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। एक स्पून बेस्ट एग्जांपल होता है। स्पून में जो वो वाली साइड होती है जिसमें अपने खाने को फिल कर रहे होते हैं, वो अंदर ऐसे कटोरी की तरह होती है, उसके अंदर गड्ढा होता है केव की तरह, तो इट इज कॉनकेव साइड, और जो उसका पीछे वाला है वो कॉन्वेक्स साइड। इतना क्लियर है? सबको पता है पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सबको पता है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलवेज रिमेंबर, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि इमेजिनरी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर रही होती है पोल से, इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइन, मतलब इमेजिनरी होती है, एक्चुअली ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम वो क्यों बनाते हैं? नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आ रही है बात समझ में? नॉर्मल की भाई बहुत बड़ी वैल्यू होती है, नॉर्मल के ही रिस्पेक्ट में हम सारे एंगल्स मेजर कर रहे होते हैं, राइट एवरीवन? ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, चाहे मिरर हो या लेंस हो, उनका नेचर होता है, या तो वो कन्वर्जिंग नेचर के होंगे या फिर वो डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। अभी हमें नहीं पता कि हमारा कॉनकेव मिरर किस नेचर का है, या हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी कौन से नेचर का है। तो अब हमें ये बात पता लगानी है कि भाई कौन सा मिरर हमारे कौन से नेचर का है। अब ये चीज हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मिरर कौन से नेचर का है? उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। भाई एक्टिविटी मैं आपको पूरी समझा रहा हूँ, पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि उस एक्टिविटी का हमारा एम क्या है। आपने अभी प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, है ना? आपके स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल बनवाई होंगी, तो प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आप ऊपर क्या लिखते हो जब एक्सपेरिमेंट लिखते हो? एम लिखते हो ना? ऐसे ही बेटा जो ये एक्टिविटीज होते हैं ना एनसीईआरटी के, यही वो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्योंकि देखो एनसीईआरटी अपनी तरफ से कोई लैब मैनुअल तो पब्लिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं यही आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, आप देखिएगा। मैंने आपके साथ ये जो 100 क्वेश्चन शेयर करे हैं ना आज, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली एक्टिविटीज के अंदर से आ रहे हैं, जो डायरेक्टली एक्टिविटीज के अंदर से आ रहे हैं। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई सबको बात समझ में? चलिए सर, तो आइए वो एक्टिविटी करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा कौन सा स्फेरिकल मिरर कॉन्वर्जिंग है और कौन सा स्फेरिकल मिरर डाइवर्जिंग है। तो ऑलवेज वी विल बिगिन इन केस ऑफ मिरर्स, हम हमेशा किससे शुरुआत करेंगे बेटा? हम हमेशा शुरुआत करेंगे कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर के साथ एक एक्टिविटी करते हैं और पता लगाते हैं कि भाई ये कैसा है, ये कन्वर्जिंग है या ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, बोर्ड क्लियर है बेटा सबको? ओके सर। अब देखिए सर, मान लीजिए ये मैंने ले लिया है कॉनकेव मिरर। आ रही है बात समझ में? आपको दिख रहा है बेटा कि ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला पार्ट कैसा है इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा पार्ट है बेटा? पॉलिश्ड सरफेस। आ गई बात समझ में? बोलिए सर, पक्का आ गई बात समझ में कि कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा पॉलिश सरफेस है? लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? पक्का? डन डन एवरीवन, डन? ठीक है सर। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब ये वाला पार्ट तो मैं हटा देता हूँ, ये तो खाली बताने के लिए बताया था मैंने। तो हम कॉनकेव मिरर के केस में क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में हम कुछ इंसिडेंट लाइट रेज डालेंगे। इंसिडेंट तो वही रेज होती है जो सोर्स से डायरेक्टली आ रही है। सोर्स वो है जहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ऊपर लाइट लगी हुई है सीलिंग के अंदर, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, अब चलिए पहले इसकी टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट करते हैं। ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या पॉइंट हो गया बेटा हमारा? पोल, और यहाँ पर ये हो गया मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट एवरीवन? पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सबको आ गई बात समझ में या नहीं? बोलिए सर, आ गई बात समझ में? हाँ जी सर।
तो अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात सुनिए, अब ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा पोल है। अब मैंने क्या करा, मैं कुछ रेज लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से। कहां से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से। ऑलवेज रिमेंबर कि इन्फिनिटी से भी जब भी लाइट रेज आएंगी, इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज आएंगी, वो हमेशा पैरेलल होंगी टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी होंगी? हमेशा पैरेलल होंगी टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए सर, मान लीजिए ये हमारी एक इंसिडेंट लाइट रे आई और ये यहाँ पर आ गई। एक मान लीजिए ये एक और लाइट रे आई, ये भी यहाँ पे आ गई। रिमेंबर दिस कि ये जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है, दीज ऑल आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी हैं ये? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखनी है इस बात को कि कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आ रही है बात समझ में? मैंने ये नहीं कहा कि जो इंफिनिटी से आ रही है वो ही सिर्फ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, नहीं, और भी लाइट रेस हम डाल सकते हैं अपनी मर्जी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। बट मैं वैसे बता रहा हूं कि जो भी इंसिडेंट लाइट रेस इंफिनिटी से ओरिजिनेट होकर आ रही होती हैं, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई लाउड एंड क्लियर टू यू माय? आ गई सबको बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? आ जाओ सर, अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमने दो रेज और डाल दी, एक ये भी इंफिनिटी के पैरेलल है और मान लीजिए ये भी एक रे है जो इंफिनिटी के पैरेलल है। अब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा गया कि ये सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही थी। तो आप देख रहे हो कि ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, भाई टकरा के जो वापस रेज आ रही होती हैं, जो मिरर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो वापस रेज आती हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। आ रही है बात समझ में? तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं, वो सभी की सभी एक पॉइंट पर आके मिल रही है ना, और एक पॉइंट पर आके मिलने को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि कॉनकेव मिरर का कैसा नेचर है? कन्वर्जिंग नेचर है। क्यों बोल रहे हैं सर हम इसे कन्वर्जिंग नेचर? क्योंकि यहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं। क्योंकि इस वाले केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जिंग मिरर। व्हाट वी आर कॉलिंग इट? कन्वर्जिंग मिरर। गॉट इट? आ गई बात सबको समझ में? वेरी गुड। अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कि सर जिस पॉइंट पर आके ये सारी रेज मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर आके ये सारी रेज मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे कर रहे हैं रिप्रेजेंट? कैपिटल एफ से। आ गई बात समझ में या नहीं? पक्का आ गई बात समझ में? इसको हमने रिप्रेजेंट करा है विद कैपिटल एफ। गॉट इट माय फ्रेंड? सबको आ गई बात समझ में या नहीं? बोल दीजिए। पक्का आ गई? तो हमने इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करा है। और ध्यान रखिएगा सर, मान लीजिए अब जैसे ये वाला पॉइंट है मेरा फोकस, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, और ये होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें तीन बातें पता चल गई सर। पहली चीज, नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर हमें साफ साफ क्लियर हो गया कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो किस नेचर का है? कन्वर्जिंग। किस नेचर का है? कन्वर्जिंग। गॉट इट? सबको आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है बात समझ में कि नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर में हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में कि भाई कॉनकेव मिरर किस नेचर का है? कन्वर्जिंग नेचर का है। कैसे नेचर का है? कन्वर्जिंग। जब रिफ्लेक्टेड रेज, जो रेस पैरेलल हैं, जो इंसिडेंट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट का क्या नाम आया? फोकस। क्या नाम आया? फोकस। और फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ है, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। व्हाट वी कॉल इट एवरीवन? फोकल लेंथ। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना बेटा? फोकल लेंथ क्या होती है अब सबको क्लियर होनी चाहिए। पक्का क्लियर है सबको? इसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ओके, आ गई बात समझ में? पक्का? तो यहाँ पर तीन चीजें समझ में आ गई आपको। फोकस क्या है हमें पता है, कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग नेचर है हमें पता है, और साथ साथ में फोकल लेंथ क्या होती है अब हमें पता है। आ गई बात समझ में? तो इस एक्टिविटी से आपको बातें समझ में आ गई, पता चल गया कि क्यों हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। राधा जी क्लियर आ गया आपको? सबको क्लियर है? गुड। अब देखिए बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सर अपने दूसरे मिरर की। अब हम ऑलरेडी कॉनकेव मिरर के बारे में डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, और पता है इस डेटा के अंदर एक चीज और याद रखना, इस डेटा के अंदर एक चीज और याद रखना, यहाँ पर जो फोकस आया था
वो पोल के लेफ्ट में आया था, राइट में, लेफ्ट में आया था। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं क्यों बोल रहा हूँ याद रखना, अभी आज की क्लास में समझ में आएगा जब मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? साइन कन्वेंशन। तो चलिए सर, तो हम कॉनकेव मिरर कर चुके हैं, कन्वर्जिंग नेचर है, फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज आकर मीट कर रही होती है। फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए सर, ओके सर। चलिए अब बात करनी है बेटा हमें कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करनी है? कॉन्वेक्स मिरर। देख लेते हैं कैसे होगा डाइवर्जिंग नेचर। मान लीजिए सर, ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान रखिएगा, ये जो बल्ज्ड आउटवर्ड वाला पार्ट है ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो कर्व्ड इनवर्ड वाला है ये पॉलिश सरफेस। ठीक है सर, ये हमने बना दी अपनी बहुत ही सुंदर सी एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटा आपको पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है पोल। क्या होता है? पोल। सब चीज याद रखना, पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज आउटवर्ड, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सबको पता है। क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। और ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्योंकि है तो आसान सी चीज, अगर तुम इमेजिन भी करोगे तो भी समझ जाओगे यार, पोल तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बाहर आता है, आउटसाइड आता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को वो डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे? वो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं डालेंगे, डायरेक्ट पोल पे नहीं डालेंगे, वो क्वेश्चन डाल देंगे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इन क्वेश्चन को क्या कहते हैं? जर्नलिस्टिक क्वेश्चन। इसके अंदर 4 स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली दोस 4 स्टेटमेंट विल बिलोंग टू सेम चैप्टर। ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट चैप्टर 11 से, एक 10 से, एक 6 से, एक 2 से, ऐसा नहीं होगा। एक ही चैप्टर से होंगी। मान लो 10 का क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन आता है, तो एक स्टेटमेंट जैसे ये आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आ गई, पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तीसरा पॉइंट आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर। चौथा पॉइंट आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन एक्चुअल लाइन व्हिच कनेक्ट्स पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख रहे हो अब इसके अंदर कितनी अलग अलग बातें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अलग है, पोल की अलग है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की अलग है। अरे बात समझ में? तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? लास्ट वाली, लास्ट वाली, क्योंकि मैंने इसमें क्या बोला? एक्चुअल लाइन। और ये एक्चुअल लाइन होती नहीं है लाला, ये कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी। ऐसी छोटी छोटी बातों पे वो आपको पकड़ेंगे। देखो ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आपको पेपर में आके लगे यार हमने तो मेहनत बेकार करी, इतना आसान पेपर था। नहीं, हमें इतनी ही हमेशा मेहनत करनी चाहिए कि हमें हमेशा पेपर देते वक्त हमें ऐसा लगना चाहिए कि पेपर बहुत आसान है, हम तो बहुत ज्यादा मेहनत करके आए हैं। क्योंकि देखो एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट होती है बेटा, प्रिपेयर, पता है आपको, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसके लिए हमेशा तैयार रहो। प्रिपेयर, हमेशा प्रिपेयर रहो कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा। भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान जैसा भी पेपर है मुझे आना चाहिए, मुझे मतलब नहीं है वो डिफिकल्ट या ईजी है। आ रही है बात समझ में? चलिए सर, अब इस केस के अंदर हम एक्टिविटी करते हैं, सेम कहानी, इन्फिनिटी से लाइट रेज लेके आ रहे हैं, और जो इन्फिनिटी से लाइट रेज लेके आते हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए सर, यहाँ पर मैं रेज लेके आया, ये आ गई मेरी पहली रे, और मान लीजिए ये आ गई मेरी दूसरी रे। सर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये रेस तो कुछ इस तरीके से वापस जानी है, इस तरीके से वापस जानी है। आप देख रहे हो सर, ये जो दोनों इंसिडेंट रे आई हैं, अब ये डाइवर्ज हो रही हैं। देख रहे हो, ये दो इंसिडेंट रे आई, अब ये वापस ऐसे फैलते हुए जा रही है ना, वापस फैलते हुए जा रही है वापस। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा है बेटा? डाइवर्जिंग। कैसा नेचर है इसका? डाइवर्जिंग। भैया ये तो डाइवर्जिंग इन नेचर है, पता चल रहा है साफ साफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है मेरे पास जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से बड़ी कोई थ्योरी नहीं होती, कोई थ्योरी नहीं होती। आगे आप अगर साइंस ऑप्ट करोगे यू विल सी बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली अलग थी, एक्सपेरिमेंटली अलग थी। तो क्या चीज मानी गई? एक्सपेरिमेंटली। फिर एक्सपेरिमेंटल मान के फिर उसको थ्योरेटिकल वाले को गलत प्रूफ कर देगी, ये गलत है, अब ये एक्सपेरिमेंट में ये पता चल गया तो ऐसे मानो। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या पता चला कि डाइवर्जिंग इन नेचर है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज अवे हो रही हैं, वो दूर जा रही है। आ गई बात समझ में? कैसे जा रही है सर? वो दूर जा रही है। गॉट इट? पक्का आ गई बात समझ में? ओके सर। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई सर, यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं हुई। मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक्चुअली ये डाइवर्स तो हो रही होती हैं, लेकिन वर्चुअली, वर्चुअली और रियलिटी दोनों अलग चीजें होती हैं। रियलिटी मतलब जो सच में है, वर्चुअली मतलब जो सच में नहीं है बट दिख रहा है ऐसा, बट दिख रहा है ऐसा। वर्चुअली ऐसा देखा गया कि बेटा कि ये जो रेज होती हैं ये वर्चुअली ओरिजिन कर रही होती हैं, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, दे virtually they appears to originate from a point
विच लाइज ऑन द राइट ऑफ द पोल, ठीक है, और उसी पॉइंट को फिर बाद में फोकस कह दिया गया। क्या कह दिया गया? फोकस। और आपको पता है पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। आ गई बात समझ में या नहीं? बोले सर पक्का आ गई बात समझ में? उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। वी कॉल इट फोकल लेंथ, वी कॉल इट फोकल लेंथ। हाँ जी बोलिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा बता रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लेंथ है ही, ठीक है ना? ओके। तो फोकल लेंथ, अब देखो क्योंकि मैंने फ्री हैंड डायग्राम बनाया तो ये थोड़ा करेक्ट नहीं बना, बहुत गड़बड़ है, बट याद रखिएगा सर कि एक रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ। याद रखिएगा सर, क्योंकि जो ये फोकस होता है, ये जो फोकस जो होता है, ये फोकस मिड पॉइंट होता है इस लाइन पीसी का। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वहां पर होगा एग्जैक्टली हमारा फोकस। आ रही है बात समझ में? तो ये रिलेशन याद रखेगा, दैट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और ये ट्रू होता है, लेंस के लिए भी ट्रू होता है, तो ये उसमें भी याद रखेगा। ठीक है, आ गई सबको बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? ठीक है ना सर? अब यहाँ पर हमें क्या बातें पता चली? फिर तीन बातें पता चलती हैं भैया। सबसे पहला नेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमें पता चला कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। दूसरा, इसका जो फोकस है वो राइट हैंड साइड पर है। कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पर है। कॉन्केव मिरर में कहाँ पे था? लेफ्ट हैंड साइड था। यहाँ पर वो कहाँ पर है? राइट हैंड साइड। आ गई बात समझ में? और जो पोल और फोकस के बीच की लेंथ है वो फोकल लेंथ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप होती है मैथमेटिकल, दैट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ। गॉट इट? सबको आ गई बात समझ में? क्या चीज समझाई मैंने बेटा? पक्का क्लियर है सबको? बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर, तो हमने ये सारी बात तो डिस्कस कर ली, ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली। इतना ही डिस्कशन था, इतना ही डिस्कशन था। अब हमें क्या करना होता है, हम तो लेकिन खुराफाती आदमी है ना, सारे काम करेंगे, बीच में थोड़ी ना किसी चीज को छोड़ेंगे। हमें क्या करना है, हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है। इमेज फॉर्मेशन मतलब कि अगर आप अपनी किसी ऑब्जेक्ट को इन स्फेरिकल मिरर्स के सामने रखते हो, इन स्फेरिकल मिरर्स के सामने रखते हो, तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, हमें ये देखना होता है। अब लेकिन एक बात बताओ यार, हम साइंस स्टूडेंट हैं या आर्टिस्ट हैं? हम तो साइंस स्टूडेंट हैं। मात्र 90 मिनट मिलेंगे, समझ रहे हो? 50 क्वेश्चन करने होंगे। वो तो चलो इस साल ऑब्जेक्टिव है इसलिए, वरना अगर सब्जेक्टिव पेपर होता था तो भी 3 ही घंटे तो मिलते थे। एक स्केच बनाने बैठो 3-4 दिन निकल जाएंगे, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो मतलब कि हम एक्चुअल स्केच तो नहीं बना सकते, है ना, कि सच में हमने अपनी स्केचिंग करके कॉनकेव मिरर दिखाया, बकायदा उसके सामने किसी को हमने बिठाया, फिर उसकी इमेज हम प्रतिबिंब उसको दिखा रहे हैं। तो ये इतना काम तो हमें करना नहीं। हम तो साइंस स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं हम लोग। आ रही है ना बात समझ में? इंटेलिजेंट पीपल्स। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, हम रे डायग्राम की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन शो करते हैं। मतलब हम एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन ना दिखाकर कैसे दिखा रहे होते हैं, उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं कि भैया अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो ऐसी इमेज आएगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो ऐसी इमेज आएगी। मतलब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने की वजह से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने की वजह से इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन किसकी मदद से? रे डायग्राम की मदद से। किसकी मदद से? रे डायग्राम। आ रही है बात समझ में? तो मतलब हम पहले सीखेंगे रे डायग्राम, और फिर उन रे डायग्राम से क्या बनाएंगे? इमेज फॉर्मेशन। आ गई बात समझ में? पहले सीखेंगे रे डायग्राम। तो आइए सबसे पहले अब हम हेडिंग डालते हैं, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हमेशा शुरुआत इसी से करनी है, मिरर की केस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो जी, तो बेसिकली रे डायग्राम के अंदर हम क्या दिखा रहे होते हैं, हम किसी भी इंसिडेंट लाइट रे का पाथ ट्रेस कर रहे होते हैं। किसी भी इंसिडेंट लाइट रे का पाथ ट्रेस कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में? पाथ ट्रेस करने का क्या मतलब है देखते हैं। मान लीजिए पहला केस हम कंसीडर करते हैं, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे, when incident light ray is parallel to principal axis, when incident light ray is parallel to principal axis। ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट केस है हमारा, when incident light ray is parallel to principal axis। मतलब जब कोई इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके सॉरी, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रही बेटा मेरी क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। आ रही है बात समझ में? ये आ गया मेरा पोल, ये अब मुझे पता है फोकस है, और लगभग लगभग इतनी गैप पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। इतना सब कुछ समझ में आता है, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आती है, ठीक है सर। मैंने क्या करा, एक लाइट रे को लेके आया,
और वो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी है। मैं वो इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि भैया वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब मैंने देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये सब कुछ, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने देखा कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करती है। तो ये मेरा पहला रे डायग्राम है। क्या है मेरा? ये पहला रे डायग्राम। अब हमें पता चल गया कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल होगी, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। कहां से पास करेगी? फोकस से। क्लियर है बेटा? आ गई बात समझ में? सर ये तो पहला केस था, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आइए दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरा केस इसका अपोजिट कर देते हैं, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस। ठीक है ना सर? व्हेन अब मान लीजिए सर हमारा इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास हो रही है। देखते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? आ रही है बात समझ में? अब इस केस में मैंने क्या करा, मैंने इस केस में पहले जो मेरी इंसिडेंट लाइट रे है वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास होती है, उस लाइट रे की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर बाद में पैरेलल बन जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये बिल्कुल अपोजिट केस है फर्स्ट केस का। आ रही है बात समझ में? मतलब ये बिल्कुल अपोजिट केस है फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस के अंदर क्या था, जो इंसिडेंट लाइट रे थी पैरेलल थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास, देखो एरो देखो ना, एरो, ये ओरिजिनल एरो इधर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे गई। इस केस में उल्टा हो रहा है। पहले आप देख रहे हो एरो कैसे है, पहले जो इंसिडेंट लाइट रे है वो फोकस से पास हो रही है, और फोकस से पास होने के बाद फिर वो पैरेलल हो जाती है। आ गई बात समझ में? पक्का हो गई बात समझ में? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ही आएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। देखो अब मैं एक डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, मान लीजिए ऐसे कोई लाइट रे जा रही होती, ठीक है ना, ये भी तो इंसिडेंट लाइट रे है, ये भी इंसिडेंट लाइट रे है, और ये अगर फोकस से पास हो रही है तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ, हमें ये नहीं देखना होता कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से आ रही है या ऊपर से आ रही है, नहीं, बस हमें ये ट्रेस करना होता है अपनी इंसिडेंट लाइट रे के पाथ को, कि भाई पहले केस में हमने देखा वो पैरेलल थी, दूसरे केस में हमने देखा कि वो फोकस से पास हो रही थी, फोकस से पास होने के बाद फिर वो हमारे मिरर को हिट करती है। आ गई बात समझ में? डन? क्लियर है बेटा? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये दो केस हमने देख लिए, दो रे डायग्राम हमने देखे। भाई ये रे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं रे डायग्राम की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, इन्हीं रे डायग्राम को हम यूज कर रहे होते हैं एज अवर प्रिंसिपल्स। ये हमारे फिर बाद में प्रिंसिपल बन जाएंगे, मतलब ये नियम बन जाएंगे भैया इमेज डायग्राम दिखाने के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ जी, देखो आ जाओ, अब थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस के अंदर हम क्या करते हैं, अब हम अपनी इंसिडेंट लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन इंसिडेंट लाइट रे passes through center of curvature, और आप सभी को पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए सर देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब मान लीजिए सर ये मेरा कॉन्केव मिरर है, और ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या करा, कोई लाइट रे लिया और उसको डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। ठीक है, तो सर कमाल की बात ये है कि ये वाली जो रे होती है, जो इंसिडेंट रे जिस पाथ को ट्रेवल करते हुए जा रही होती है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ पे वापस आ जाती है। हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ पे वापस आती है। आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है बात समझ में? ये कितनी डिग्री का एंगल है? ये 0 डिग्री एंगल है। आ रही है बात समझ में? मतलब इसको बोलते हैं बाउंसेस बैक एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब जैसे गई वो वैसे ही पूरी वापस आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये केस होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्टली किससे पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उस केस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद पास करने के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद जब वो मिरर को हिट करेगी, तो जो पाथ इंसिडेंट रे का था वही ओरिजिनल पाथ रहेगा हमारे रिफ्लेक्टेड रे। आ गई बात समझ में? सबको क्लियर है? डन एवरीवन? ओके सर। अब फोर्थ और लास्ट रे डायग्राम, फोर्थ और लास्ट रे डायग्राम, when incident light ray falls directly on the pole of the mirror, directly on the pole of the mirror, यानी कि
जो हमारे मिरर का पोल है, मिरर का पोल है भाई, याद रखिएगा जो पोल होता है वो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो पोल होता है वो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो अब हम इस केस में क्या देखेंगे कि जो हमारे पोल पर अगर डायरेक्टली इंसिडेंट लाइट रे हिट करती है तो क्या होगा, आइए सर देखते हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गई इंसिडेंट लाइट रे। मैंने आपको सेकंड रिफ्लेक्शन का लॉ बताया था, है ना, ये बिल्कुल वही डायग्राम बन रहा है, देखो कैसे। ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमें क्या पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब होता है, नहीं, हमें मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। इससे मतलब होता है इस वाले रे डायग्राम में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, मेरा पोल, ठीक है, और पोल भी है यहाँ पर, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर वो वाला रूल लगता है बेटा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब अगर डायरेक्टली हमारी इंसिडेंट रे हमारे पोल पर गिर रही है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से एंगल आई बना रहा होगा। एंगल मतलब जो इंसिडेंट लाइट रे होती है वो जो एंगल बना रहा होता है उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। यही चार रे डायग्राम होते हैं। बाकी जो हम वो जो 6 केस बनाते हैं ना अलग अलग, वो तो बेटा इमेज फॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं। अरे ये बात समझ में। ये ओरिजिनल हमने क्या देखा है कि अच्छा कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, उसके साथ क्या चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। देखो ये जो है ना ये आइडल पॉसिबिलिटीज। आप कहोगे सर क्या खाली ये 4 ही केस पॉसिबल है, मैं तो कहूंगा नहीं, बहुत सारे केस पॉसिबल हैं। लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, रिसर्च थोड़ी ना करनी है। आ रही है बात समझ में। और पढ़ाई करने के लिए हम हमेशा अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, और फाउंडेशन प्रिपेयर करने के लिए खाली हम मेन चीजें पढ़ लेते हैं। आ रही है बात समझ में। तो हमने 4 केस पढ़े। पहला केस कौन सा पढ़ा था हमने, जब हमारी जो इंसिडेंट लाइट रे थी वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। दूसरा केस हमने इसी का अपोजिट पढ़ा कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे है वो ओरिजिनली फोकस से पास हो रही थी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा केस हमने पढ़ा कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ जाती है। चौथा केस हमने पढ़ा कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्टली पोल पर आ रही होती है, डायरेक्टली पोल पर आ रही होती है, तो उस केस में जितने एंगल से जो इंसिडेंट रे हमारे पोल मतलब जो एंगल बना रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखनी है ये बात, आ रही है बात समझ में। तो सर जो एंगल बन रहा होता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड पोल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम ही उतने ही मैग्नीट्यूड का एंगल बिलो द लाइन बन जाता है, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और हमारी रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे रे डायग्राम जिसमें हम रिट्रेस कर रहे होते हैं पाथ ऑफ एन इंसिडेंट लाइट रे को, वो कंप्लीट हो जाता है इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर के हम बाद में करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के हम बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन में हम किनको यूज करेंगे, इन्हीं रे डायग्राम को। आ रही है बात समझ में, इन्हीं रे डायग्राम को। तो यानी कि अब हम सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। चलिए जी, सब बच्चे ठीक है, तैयार हैं सब बच्चे, इतना समझ में आ गया है ना सबको जो मैंने करा दिया, ओके डन। आना भी चाहिए क्योंकि चीजों को मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ सर, और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। आ गई बात समझ में, पक्का आ गई बात समझ में, ठीक है सर। अब जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, अब जब हम ये इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो सर सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं जो वो आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि बनाओ, नहीं। एक सबसे कॉमन और सबसे सिंपल वाला जो क्वेश्चन आ सकता है इन इमेज डायग्राम के ऊपर, वो आपको आधा अधूरा देख सकते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, आपको मिरर बना के दे देंगे और ऑब्जेक्ट कहीं पर लगा के दे देंगे, और फिर वो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि कंप्लीट द रे डायग्राम, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कंप्लीट रे डायग्राम, ऐसा वो कुछ आपसे पूछ सकते हैं। बट ये तो बेहद आसान है, और हमें क्या आसान के लिए प्रिपरेशन करनी है, नहीं, आसान तो आप कर ही लोगे, हमें उसका भी ऊपर का लेवल देखना है। वो ऊपर का लेवल कैसे देखेंगे अभी बताता हूँ। पहले इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं सारी 6 के 6। इसके अंदर 6 डिफरेंट पोजीशंस लेते हैं हम ऑब्जेक्ट की, मतलब 6 अलग अलग केस को कंसीडर करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए सर, पहले केस में हम अपनी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट इंफिनिटी। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है जी, हमने अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इंफिनिटी पर। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद रखनी जरूरी है, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। चलिए सर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गई हमारी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और लगभग लगभग यहाँ पर आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फ्री एंड डायग्राम्स है, थोड़ा बहुत गपला करना पड़ेगा। मेन मकसद आपको आर्किटेक्ट बनाना नहीं है, मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। आ रही है बात समझ में। तो सर हमने मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट मानिए, इसको मैंने बड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे, तो ये इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इन्फिनिटी वो कोई भी डिस्टेंस होता है जो
हम जिसे मेजर ना कर सकें, जिसको माप ना सकें। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आ रही है बात समझ में? हम मान लेते हैं कि सन इंफिनिटी पर है, ऑल्दो हमें डिस्टेंस पता है बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में ना जाकर बस इस केस में हम ये मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पर है वो हमसे। तो देखिए, जो भी लाइट रेज इंफिनिटी से हमारे मिरर की तरफ आएंगी वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। बताया था ना मैंने कि जो इंसिडेंट लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही होती हैं, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए सर, अब क्योंकि हमें यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन सीखनी है ना, तो पहले ये सीखो कि इमेज फॉर्मेशन कब कहाँ होगी, कैसे होगी। हमने क्या करा है, अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर माना है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी जिसके अंदर हमने नेचर पता करा था, फोकस पता करा था कॉन्केव मिरर का, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट एवरीवन? बताई थी मैंने आपको ये बात कि जो भी लाइट रेज आ रही होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, मान लीजिए ये एक लाइट रे आई, ठीक है, और एक ये भी लाइट रे आई। कम से कम दो लाइट रे हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, तो कितने रिफ्लेक्टेड रे बनेंगी? दो बनेंगी। कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो दो जहां पर रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज, अभी मिरर की बात हो रही है तो मैं इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज की बात करूंगा, जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर हमारी इमेज बनेगी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, तो इन केस ऑफ मिरर तो आप क्या बोलोगे? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जर्नलिस्टिक क्वेश्चन था ना वो, इस केस के लिए नहीं था, जनरल क्वेश्चन था कि मिरर्स के केस में इमेज कहां बनती है? इमेज वहां बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं। कहां बनती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। तो आ जाइए सर, अब हमने यहाँ पर देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी? फोकस पर। कहां पे कर रही थी? फोकस पर। तो यानी कि इमेज भी कहां बनेगी बेटा? हमारे फोकस। आ गई बात समझ में? अब फॉर दिस केस अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, लिखना बड़ा जरूरी है भैया। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें बतानी होती है वो पोजीशन बतानी है कि इमेज कहां बन रही है। तो उस केस में हम बताएंगे दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सबको आगे बात समझ में? दूसरी चीज वो हमसे पूछेंगे बेटा, इसका इमेज का साइज। अब देखो, साइज कैसे पता चलता है? साइज ये पता चलता है कि एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, मतलब जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही साइज ऑफ इमेज होता है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई लेंथ नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर जो साइज बनता है वो है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। क्या है भैया? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, मतलब बिल्कुल बस एक डॉट दिख रहा होता है, बस इतना सा ऐसा डॉट। आ रही है बात समझ में? बस एक सिंपल सा एक डॉट दिख रहा होता है और कुछ भी नहीं। आ गई बात समझ में? बाकी अभी हम आगे के जो इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसके अंदर आपको और पता चलेगा कि साइज कैसे पता चलता है। अभी मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी है कि साइज हमें कैसे पता चल रहा होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। गॉट इट फ्रेंड्स? आ गई बात समझ में? बोल दो। ठीक है सर। अब अगर हम आगे बात करते हैं थर्ड केस की, तो थर्ड केस में हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए नेचर। अब देखिए, दो तरह का नेचर होता है, या तो जो इमेज बन रही है या तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। पढ़ाया था ना मैंने जब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे। तो या वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। हमेशा याद रखना कि अगर हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ा, जो रे डायग्राम होता है, जो ओरिजिनल रे डायग्राम होता है, हमने उसी को करा। भाई ओरिजिनल रे डायग्राम यही तो था, लाइट आएगी फोकस से पास होगी, लाइट आएगी तो पैरेलल होगी, फोकस से पास होगी। तो ये अपने आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अपने आप। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अपने आप। हमने यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन तो नहीं बनाई, कोई वर्चुअल चीज तो नहीं शो करी ना। जब भी हम डॉटेड लाइन बनाते हैं तो वो वर्चुअल चीज को शो करते हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर की जब एक्टिविटी करी थी तो हमने वो पीछे डॉटेड लाइन बनाई थी। वो क्यों करी थी? कि रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा था, वर्चुअली हम ऐसा मान लेते हैं। बट यहाँ पे कुछ वर्चुअल हम मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो मतलब नेचर यहाँ पर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब सर इन्वर्टेड क्यों होगा? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब ये रे डायग्राम बनाना सीख लिया आपने। क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, वहीं पर इमेज बनती है। इमेज के बारे में हमेशा उसके हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। डन? आगे बढ़ जाए बेटा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज पर। देखो, अब सेकंड केस लेंगे। अब हम सेकंड केस कैसे बनाएंगे? अपनी ऑब्जेक्ट को हिलाकर कहीं और रख देंगे, और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? अब हम हमेशा थोड़ा 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 करके पास लेके आएंगे अपने मिरर के। अभी हमने मिरर से बहुत दूर रख दिया था ऑब्जेक्ट को, अभी हमने कहाँ रखा था? इंफिनिटी पर। यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को हमने बहुत दूर रख दिया था लाला। अब हम उसे थोड़ा सा पास ले आएंगे। तो देखिए, सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज
प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब हम कहाँ रख रहे हैं उसको, सी से थोड़ा सा पीछे, मतलब सोचो कितना, फिर भी हम कितना पास किया है, कहाँ पहले इन्फिनिटी पे था, इतना दूर था कि उस खाली एक छोटी सी इमेज दिख रही है पॉइंट वाली, डॉट वाली। अब लेकिन हम उसे मिरर के फिर भी काफी करीब ले आए हैं, और पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरी ऑब्जेक्ट है। हमेशा ऐसे दिखाते हैं, सीधी खड़ी होगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो उल्टा नहीं खड़ा होगा कभी भी, ऑब्जेक्ट सीधे ही खड़ा होगा। ये वाला हेड वाला पार्ट ए, टेल वाला पार्ट बी, ठीक है। हमेशा जब भी रे डायग्राम बनाएंगे, पहली जो इंसिडेंट रे डालेंगे वो डाल देंगे पैरेलल, आसान काम करना है ना। और पैरेलल वाली रे हमेशा फोकस से पास होती है, पता है नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी केस डाल दो फोकस से, दूसरी रे डाल दो फोकस से, और फिर उसको ऐसे इंटरसेक्ट करा दो। यहाँ पर देखो आप, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एन एफ, देख रहे हो आप, देख रहे हो बिटवीन कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सी एन एफ। और देखो अब इसकी हाइट कैसे देखोगे, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरा लंबा सा खड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो लेंथ है, ये गैप है, जो डिस्टेंस है, यही क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। पर अगर मैं कंपेयर करूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना और हाइट ऑफ इमेज इतना, तो मतलब अभी भी जो मेरा इमेज बना है उसका साइज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। पहले केस में हम हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बोल रहे थे, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बस सिंपल बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। तो यानी कि जब अगर मुझे इस केस के अंदर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, सबसे पहले पोजीशन बताते हैं बेटा। तो पोजीशन कहां पर है इसका, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा केस में हम क्या बता रहे होते हैं, इसका साइज। और जब हम साइज डिफाइन करेंगे तो एक कैसा साइज है इसका, डिमिनिश्ड, राइट, बोल दो। हाँ सर, और इसका नेचर अभी भी कैसा रहेगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब आप देख भी रहे हो ये उल्टा है, देख रहे हो ऐसे उल्टा है, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है। तो यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। आ गई मेरी बात समझ में या नहीं, बोलो सर, पक्का आ गई बात समझ में। हाँ जी सर। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, पहली रे हमने कैसी डाली, पैरेलल डाली, पैरेलल डालने के बाद वो फोकस से पास हो गई, राइट। पहला 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 यही हमारा रे डायग्राम था। दूसरा रे डायग्राम हमने यूज करा सेकंड रे डालने के लिए, इंसिडेंट रे पास कर रही है, देखो एरो से दिखाता हूँ। ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, और ये रही मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई मेरी, और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये बिटवीन सी एन एफ आया है। क्या है, बिटवीन सी एन एफ। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, ये बिटवीन सी एंड एफ आया है। अब क्या आपने देखा कि जब ये बिटवीन सी एंड एफ आया है, ये कहां पर आया, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ये बिटवीन सी एंड एफ आया है, फिर हमने देखा पोजीशन सी एन एफ है, साइज डिमिनिश्ड है, देखने में पता चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो मतलब जो साइज ऑफ इमेज है इट इज स्मॉलर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने इसे क्या बोला, डिमिनिश्ड। और रियल तो है ही, और इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड है उल्टा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं लाला जी। अब मान लीजिए आपको ऐसे ही कॉन्केव मिरर दे रखा है, ऐसा रे डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपको कॉन्केव मिरर दे रखा है, या मान लो तुम्हें क्वेश्चन में रे डायग्राम भी दे दिया, थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं, इसका सेक्शन बी का क्वेश्चन बना देते हैं। क्या है क्वेश्चन में, रे डायग्राम दे रखा है, अब उसमें कह रखा है कि आपका जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो आपका 20 सेंटीमीटर। क्या है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसका ये वाला रे डायग्राम दे रखा है, फोकल लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर। वो आपसे कहें दैट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, आपको सिर्फ ये गेस करना है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 40 होगा, लेस देन 40 होगा, इक्वल टू 40 होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जिसको आता है हैंड रेस करेगा, आंसर कृपया करके कोई मत बोलना, वरना गाल लाल कर देंगे हम। हाँ जी सर। अब सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बना के दे दिया, ठीक है, और आपने बता दिया फॉर द गिवन डायग्राम दी फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, हमें गैस करना है। अब तुम मान लो तुम गैस ना कर पाओ, तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, तो कोई नहीं, कैलकुलेशन करके देख लेना, मिरर डायग्राम, मिरर फॉर्मूला लगा के देख लेना, ठीक है ना। हाँ, उन्हें कौन सा पता चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार गैस करने की कोशिश करो। मैंने कहा कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है इस कॉन्केव मिरर की, तो बताओ उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन 40 होगा, या ग्रेटर देन 40 होगा, या फिर वो इक्वल टू 40 होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर बताएंगे मेरे को प्रिंस गर्ग, ग्रेटर देन 40। हाँ जी राधा, हाँ भाई, क्यों बेटा लेस देन 40 क्यों, भाई फोकल लेंथ इतनी 20 है, तो यानी कि ये भी 20 है, तो टोटल 40 तो यही हो गया, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उसके भी आगे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ग्रेटर देन 40। आई बात समझ में।
पक्का आ गई बात समझ में? पता है मैं ऐसे ही पूछ रहा था, अर्नब दिमाग नहीं लगाता अपना। अगर सिर्फ फोकल लेंथ दे रखी है मैंने तेरे को, तो और कुछ नहीं दे रखा, तो दो अननोन वेरिएबल हो गए ना, तो दो अननोन वेरिएबल को एक इक्वेशन से सॉल्व कर देगा। इक्वेशन तो एक ही है ना, 1/v + 1/u = 1/f। तो दो अननोन वेरिएबल है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा डोंट वरी, आज समझ में आ जाएगा जो बातें मैं उससे कर रहा हूँ। तो दो अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है ना। आ रही है बात समझ में? स्मार्ट बनो, 11th में आ जाओगे। समझ रहे हो? ये बाहर दुनिया में ऐसे काम नहीं चलेगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। यूपी के अंदर बस कंडक्टर के लिए भी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, देख लो। आ रही ना बात समझ में? हर चीज कह रही पता है मेरे को। हाँ, करा है अप्लाई मैंने। अब दो केस हो गए। अब दो केस के अंदर हमने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी आपने, या मैं बता देता हूँ, करना नोटिस। अब जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लाए, पहले इन्फिनिटी पे तो बहुत छोटी इमेज बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन रहा था। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर थोड़ा सा पास लेके आ गए अपने मिरर के, राइट कनिष्का? अपने मिरर के पास लेके आ गए, बियॉन्ड सी रखा हमने, तो अब अभी भी जो साइज है इमेज का भी वो छोटा है, लेकिन पहले से तो बड़ा हो गया है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि आप अगर ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो साइज ऑफ इमेज बढ़ेगा? द आंसर इज यस। रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्ट को मिरर के जितना करीब लाओगे आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं? देखो, आ जाओ बोर्ड पर। अब थर्ड केस के अंदर अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख रहे हैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, हाँ जी सर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये हो गया हमारा सेंटर, वो कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा इसका पोल, ये लगभग लगभग एक एस्टिमेटेड फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने रख दिया यहीं पर अपनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पहली रे डाल दी पैरेलल, और पैरेलल वाली तो फोकस से पास होगी हमें पहले से पता है, और ये डाल दी मैंने ऐसे कुछ, और ये वाली मेरी यहाँ पर आके मीट कर रही है। आप बहुत ध्यान से देखना, ये मेरे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही आएगा। यानी कि इस केस के अंदर अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर मैं इस केस के अंदर पोजीशन की बात करूं, तो यहाँ पर पोजीशन एट सी ही है, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं इमेज बनी है, और यहाँ पर उसका साइज सेम एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी बनेगी। और इसका नेचर कैसे रहने वाला है अभी भी, बोलिए, रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट एवरीवन? आई बात समझ में? अभी भी इसका नेचर कैसे रहने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। आई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? बेटा सेम होगी ना, साइज में बताया ना मैंने, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी होगी, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? तो आप देखो, आप अपनी ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हो, पहले इंफिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड सी, अब इस वाले केस में, थर्ड केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है मैग्निफिकेशन के ऊपर, लेकिन वो अभी मैग्निफिकेशन हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो इसलिए उसको तभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन चीजों को सीखते हुए चलो, बातों को पकड़ते हुए चलो। आ रही है बात समझ में? आप ये देख लीजिए कि आपको अपने दिमाग के अंदर ये इमेज डायग्राम्स कुछ इस तरीके से सेटल डाउन कर लेने अपने दिमाग में कि आप आंख बंद करो और सिर्फ पोजीशन की, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेजिन करो, तो रे डायग्राम सामने होना चाहिए। इतना परफेक्ट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर वो मिक्स करके देगा न्यूमेरिकल भी और आपका ऐसा रे डायग्राम भी। एवरीवन डन? चलिए सर, ओके, अब आगे बात करते हैं सर। देखिए, देखिए अब हम अपनी ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आ जाएंगे। सबसे पहला केस क्या था, इन्फिनिटी का। दूसरा केस था बियॉन्ड सी। तीसरा केस एट सी। अब चौथा केस। अब फोर्थ केस के अंदर हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मैं लिख रहा हूं सर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में? अब जरा ये वाला केस डिस्कस करते हैं। देखो, आ जाइए सर, ये मेरा रे डायग्राम हो, वो ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरी हो गई पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट माय फ्रेंड? आ गई बात समझ में सबको? पक्का आ गई बात समझ में? चलो जी, अब अपनी ऑब्जेक्ट को रख देंगे हमने यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ पर। अब देखो, पहली रे
पैरेलल, पैरेलल वाली रे किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। दूसरी रे डाल दो आप वही फोकस से, और आप देखोगे सर कि यहाँ पर अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बियॉन्ड सी आ रहा है। कैसा आ रहा है? बियॉन्ड सी। अगर आप बहुत ध्यान से देखने वाले हो, अगर आपकी नजर सही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप देख पा रहे हो कि अब जो मेरा साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। कैसा हो गया? बड़ा हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस, तो सबसे पहली बात, अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो कहाँ बना है वो? बियॉन्ड सी। कहाँ बना है? बियॉन्ड सी। अगर मैं दूसरी चीज बात करूं उसका साइज, तो अब साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनलार्ज। देख रहे हो धीरे धीरे बड़ी हुई। कहाँ पॉइंट से स्टार्ट हुआ था? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, उसके बाद डिमिनिश्ड, उसके बाद इक्वल साइज, और अब एनलार्ज। और सर नेचर विल रिमेन सेम स्टिल। ठीक है, नेचर अभी भी सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? रियल एंड इन्वर्टेड, गॉट इट? आ गई बात समझ में? नेचर अभी भी सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है सर, पक्का आ गई बात समझ में सबको? ठीक है, डन, चलो सर, गुड। तो अब यहाँ पर ना आपके दिमाग में बात फिट होनी चाहिए, बात फिट होनी चाहिए। मैंने कहा देखिए अब यहाँ पे रे डायग्राम से ये क्वेश्चन बना देते हैं फटाफट से। मैंने कहा एक कॉन्केव मिरर है जिसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, जिसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस। भाई पोल क्या है हमारा? पोल हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पोल हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पोल को हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। जैसे नंबर लाइन होती है ना, जीरो नंबर लाइन के, अगर नंबर लाइन पे जीरो के अगर आप राइट में चलते हो तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में चलते हो तो नेगेटिव नंबर। ऐसी बेटा यहाँ पर पोल को हम अपना जीरो मानते हैं। तो पोल से सारे डिस्टेंस मापने हैं। फोकल लेंथ किसके बीच का है? फोकस और पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका बीच का है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल हमारा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात छीटी गई है तो बता दूं कि सर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। किससे करते हैं? स्मॉल यू, जो कर्सिव यू होता है उससे। आ गई बात समझ में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वो लाला जी कि आपका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बताइए साइज ऑफ इमेज। चार केस है, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताइए। एक सेकंड दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, हैंड रेस करा करो खाली। मैंने ये बात कही आपको कि सर क्वेश्चन कहता है कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के केस में उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है बेटा? 20 सेंटीमीटर। उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। और अब वो आपसे पूछ रहा है बताओ साइज ऑफ इमेज क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 डिमिनिश्ड, ऑप्शन 3 सेम साइज, ऑप्शन 4 एनलार्ज। बताइए मुझे कौन आंसर करेगा? ओके, एनलार्ज। कैसे बताया एनलार्ज? क्योंकि अब हमें यहाँ पर दिमाग में रे डायग्राम आना चाहिए कि ओ अच्छा 20 फोकल लेंथ, 40 हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, उसके बीच में है, मतलब ये फोर्थ केस है बिटवीन सी एंड एफ। जब आप अपने आप से बात करने लग जाओगे ना उस वक्त कहना कि सर मैं तैयार हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिफ्थ और सिक्स केस दोनों बड़े गजब के, थोड़े से बाकी इन चारों केसेस से थोड़ी सी उनके अंदर ज्यादा उलूल जुलूल बातें लग रही होती हैं हमको, मतलब थोड़ा सा लग रहा होता है यार ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, बट कोई बात नहीं। अब चीजें अगर इतनी सारी सिंपल रहने वाली है, लूसिड रहने वाली है, तो वो 10th क्लास का पार्ट थोड़ी ना होती, वो भी फिर तुम्हें 7th 8th में पढ़ा देते। अब फिफ्थ केस के अंदर हम अपनी ऑब्जेक्ट को अपने मिरर के थोड़ा और करीब लेके आने वाले हैं। अब हम अपनी ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस पर। कहा रखेंगे? फोकस पर। देखो भाइयों, so when the object is at focus, अब हमारा ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मार्कर किंग खत्म हो गई है, दूसरा मार्कर ले लो सर। और ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारी पोल पे। ठीक है, पहली रे पैरेलल। अब इस केस में हम सेकंड रे डायग्राम यूज नहीं कर सकते जब हम फोकस से पास कर रहे हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग देयर एट फोकस ओनली। अब हम क्या यूज करेंगे? हमेशा फोर्थ केस, या चलो यहाँ पे थर्ड केस यूज कर लो। क्या यूज कर लो? थर्ड केस। मतलब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज ऐसे डाल रहे हो आप, मतलब वो ऐसे गई होगी, गई ऐसे होगी, और फिर इसी पाथ पे वो वापस आ गई होगी। ठीक है ना? कैसे? वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यही सोर्स है, ऐसे गई फिर ऐसे ही वापस आ गई। आप देख रहे हो ये दोनों ही लाइट रेज जो है, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली में पैरेलल है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने का मतलब क्या है कि अभी हमें यहाँ पर तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा नहीं। मैथमेटिक्स के हिसाब से देखे तो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती, पर वो मैथ्स है अंकल, नंबर भी नहीं होते ऐसे। तो कहाँ देखा तुमने 1, कहाँ देखा 2?
नहीं देखा ना तुमने। ऑप्टिक्स के अंदर हमने माना है और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा है। ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ माना है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम लेंसेज, मिरर, लाइट वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं, डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो सर इसके अंदर हमने ऑब्जर्व करा है कि अगर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो वो बहुत दूर जाके मिल रही होती हैं। तो हम उस बहुत दूर को क्या कह देते हैं बेटा? इन्फिनिटी। क्या कह देते हैं? इन्फिनिटी। तो यानी कि अगर पोजीशन की बात करी जाए इमेज की, तो आप क्या बोलोगे? वो कहाँ मिलने वाली है बेटा? एट इन्फिनिटी। कहाँ मिलेंगी? एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तक जाते 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 देखो अब ट्रेंड तो वही चलेगा ना, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज। अब यहाँ पर हो जाएगी हाईली एनलार्ज। क्या हो जाएगी? हाईली एनलार्ज। ठीक है बेटा एवरीवन, आ गई बात समझ में? हाईली एनलार्ज करूं तो नेचर अभी भी यहाँ पे क्या रहने वाला है बेटा? रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड इनवर्ट। बोल बेटा। नहीं डॉटेड लाइन तो हम बता रहे हैं इन्फिनिटी तक जाएगा, असलियत में वो ऐसी जाएगा। डॉटेड लाइन वो वाली वर्चुअल होती है जो असलियत में ऐसा हो नहीं रहा, हमें तो दिख रहा है ना ये पूरा ऐसे जाएंगे, पर मेरा स्पेस तो लिमिटेड है ना, मेरे पास तो इतना ही बोर्ड है, इसलिए हाँ भी रिलेट कर सकते हो। पहले के 3 केस अलग, आगे के 3 केस उन्हीं का उल्टा है। बताऊं कैसे? पहले केस में हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ थी? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पर। अब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बन रही है? ठीक है अब सुनो, दूसरे केस के अंदर बियॉन्ड सी थी। कहाँ थी? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो हमारी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी थी। बनी थी या नहीं बनी थी? फोर्थ केस उठा के देखो, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में था, तो इमेज बियॉन्ड सी बनी थी। थर्ड केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। आ रही है बात समझ में? तो फर्स्ट का उल्टा वाला पार्ट हो जाता है फिफ्थ, सेकंड का उल्टा पार्ट होता है फोर्थ, थर्ड तो थर्ड ही है। अच्छा बट अब सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप ये चीज ना सेम 7th या 8th में भी पढ़ के आए होंगे, तो सर अब तो आपको वैसे भी दिमाग में भी याद होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ गई बात समझ में। चलिए सर, क्या बेटा? हाईली एनलार्ज। क्लियर है? बोलो। बढ़िया। चलो आगे बात करेंगे, देखते हैं सर। तो आगे हम लास्ट केस देखेंगे, 6th केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी तक तो सारी कहानी बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी लग रही होती है, हर केस रियल एंड इन्वर्टेड होता है, हर केस में रियल ऑब्जेक्ट बन रही होती है, हर केस में समझ में आ रहा है एनलार्ज है, ये है वो है। अब एक अलग कहानी आएगी, अब हम अपनी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा करीब लेके आ जाएंगे अपने मिरर के। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में हमारा वो है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करना ऐसे पॉसिबल नहीं है ना? क्यों? फिर तो डेंटिस्ट देख ही नहीं पाते। डेंटिस्ट जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो यही तो करते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं सर। आ रही है बात समझ में? मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, एक सेकंड, मैग्नीफाइंग वो सॉरी माइक्रोस्कोप होता है, जो सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो हमारे स्कूल की लैब में भी होता है सर, उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट करते हैं सर। जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर मिरर भी यूज हो रहा होता है, और कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सीबीएसई एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन आगे तुम ये सेम चैप्टर दोबारा पढ़ोगे, 12th में फिर आएगा, ये सेम कॉपी होके आ जाएगा ये चैप्टर। हाँ मैंने तो मैग्नीफाइंग बोला ही नहीं, माइक्रोस्कोप बोला है मैंने। माइक्रोस्कोप में होता है यूज सर। मिरर में तो ये है ना कि हमें इमेज ही तो दिख रही होती है उसमें, हमें बेटा उसमें लेंस भी यूज होते हैं, मिरर भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं दोनों। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है। हर्षिता कह रही है मैं बच गई सर अभी, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पोल के बीच में मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को रख दिया, फोकस और पोल के बीच में मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब सर अब इस केस में क्या करेंगे? एनसीईआरटी तो कहती है पैरेलल डाल दो फिर वो फोकस से पास होगी, मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखो। आप पहली रे डालो सीधा पोल पर, ठीक है, फोर्थ केस था रे डायग्राम का ये। अब ये जो रे है वो ऐसे कुछ चली जाएगी, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर ये जो एंगल आई बन रहा होगा वो इक्वल होगा टू दी एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस। ठीक है सर, अब दूसरी रे डालो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, मतलब आप कुछ ऐसे डालोगे और वो जब वापस आएगी तो वो कुछ ऐसे आएगी कि वो ऐसे चली जाएगी, राइट? ऐसे ही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब आप देखो ये दोनों रेस तो यार डाइवर्जिंग है, ये तो अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो हमने मान लिया, इतना तो हमने दिल पे पत्थर रख के एक्सेप्ट कर लिया कि पैरेलल रेज इंफिनिटी पर जाकर
इंटरसेक्ट कर देंगी। वो डाइवर्जिंग रेज, हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने थोड़ा ज्यादा ऐसे टेढ़ा कर दिया बट समझाने के लिए करा है कि दोनों डाइवर्जिंग है। कैसे है ये? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग रेज इस वाली डायरेक्शन में तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बताओ, अगर दो रेज डाइवर्जिंग है, अगर दो रेज डाइवर्जिंग है, ठीक है, तो मतलब वो ऐसे हैं, तो ये तो मैं उन्हें आगे लेके आ रहा हूँ, अगर मैं इन्हें पीछे लेके आऊंगा तो अगर पीछे एक्सटेंड करूँ तो एक पॉइंट पे आके मिल नहीं जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अगर दो रेज हैं, मान लो उनका ओरिजिन यहाँ से है, अब वो ऐसे 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 जा रहे हैं, अब इनको पीछे लाओ, ओरिजिनल पोजीशन पे लाओ, अब यहाँ से पीछे खींचो इन्हें, तो एक पॉइंट पे आके तो मीट कर जाएंगे नहीं। लेकिन ये मीट के रियलिटी में हो रहा है नहीं, कैसे हो रहा है? वर्चुअली। तो मतलब कि ये कॉन्केव मिरर का ऐसा पहला केस होगा जब इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? डायरेक्ट। कैसी होती है? डायरेक्ट। तो लाला जी यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, और ये भी एनलार्ज इमेज ही में देखने को मिलती है। ये मेरी ए डैश बी डैश, ये हो गई मेरी इमेज। तो मतलब अगर आपको कोई पूछे कि बताओ इमेज की पोजीशन बताओ, तो इस केस के अंदर इमेज की पोजीशन होती है बिहाइंड द मिरर। क्या होती है बेटा? बिहाइंड द मिरर। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? मिरर के पीछे। प्लेन मिरर के केस में भी बिहाइंड द मिरर ही बन रही होती है वैसे तो। अब साइज इसका यहाँ पर भी बेटा कैसा रहेगा? एनलार्ज। हाईली एनलार्ज मत बोलो, एनलार्ज बोलो। और नेचर, ओनली ओनली केस कॉनकेव मिरर का जब नेचर आपका आ जाए वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गई बात समझ में? पूरे 6 के 6 रे डायग्राम आ गए। और 6 राइट डायग्राम पे वो आपके कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा। आई बात समझ में कि वो कैसे आपसे क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है? देखो यही तो करना है हमें, यही सीखना है हमें। अगर आप रे डायग्राम को सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो थोड़ी ना मैं इतनी कहानी बताता हूँ, कहता हूँ रट लो। लेकिन अब है नहीं सब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हमें मेहनत करनी